कर लेते हैं। ठीक है, आई होप मेरा आवाज ठीक से आ रहा है आप सबको। ठीक है। ले लो अपने भगवान का नाम। सुबह सुबह जय श्री इंद्र, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। एंड लेट्स स्टार्ट। सर, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता क्या है और एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा कैसे? दो चीजें बोली मैंने। एनफोर्सेबल बाय लॉ होता क्या है और एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा कैसे। खुशी, क्लैरिटी के लिए इंस्टीट्यूट कहीं ऐसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं दे रहा है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता क्या है और बनेगा कैसे। आइए समझते हैं इस चीज को। एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी राइट टू फाइट अ केस इन अ कोर्ट। राइट टू फाइट अ केस इन अ कोर्ट कब? जब कोई पार्टी अपना प्रॉमिस नहीं निभाएगा। When a party fails to perform, you should have a right to go to the court. मैं आप पे केस कर दूंगा। ये जो कहने की जो ताकत है ना, पावर, वो कब आएगा? जब जब उसके कंडीशंस फुलफिल होंगे। तो आइए एनफोर्सेबल बाय लॉ की जर्नी को शुरू करते हैं। पहले खाली ये पढ़ लीजिए और इस आगे वाली इमेज को देख लीजिए। सर आपकी दो स्क्रीन दिख रही है। नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है आपको नोट्स? दो स्क्रीन दिख रही है, एक आपकी खुद की और नोट्स दोनों की। क्या बात कर रहे हो? कैन समवन शेयर मी द स्नैप ऑन व्हाट्सएप प्लीज? मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। सर हो गया सही। अब ठीक है? अब बढ़ो, आई होप अब दिख रही है। It means that every agreement made between the parties shall be carrying a right to enforce in the court of law. In a situation where a party defaults or fails to perform its promise. जब एक पार्टी अपना प्रॉमिस निभाने से रिफ्यूज कर देता है या फिर अपना प्रॉमिस नहीं निभाता है, तो उस पार्टी के ऊपर अगर हम एक्शन कोर्ट में ले सके तो उसे एनफोर्सेबल बाय लॉ कहा जाएगा। अगर हम ना ले सके तो उसे नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ कहा जाएगा। क्या ये शब्द समझ में आया एवरीवन? एवरीवन, खुशी, क्या ये शब्द समझा बेटा? ठीक है। अब ये कब होगा? तो ये हेडिंग क्या है? Essentials for enforceability for becoming contract. एनफोर्सेबल बाय लॉ को एनफोर्सेबल मानने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो यहाँ पे मेंशन करा गया है। कैन वी स्टार्ट दैट कि अगर ये सब चीजें होगी तब जाके वो क्या बनेगा? एनफोर्सेबल बनेगा। नहीं होगी तो नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं। नंबर वन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब मिनिमम दो लोगों का एग्जिस्टेंस हो। डू यू अग्री? अकेले अकेले नहीं चलेगा। तो ये तो सबसे इजीएस्ट वन है। ठीक है। One cannot contract with himself. A contract involves at least two parties, one making the offer and second one accepting it. A contract made by natural persons and by other persons having legal existence. Example, companies, universities, etc. यानी पर्सन होना जरूरी है। रेगुलर इंसान या फिर कंपनी वो भी चलेगा, लेकिन वो भी दो माना जाएगा। आर्टिफिशियल पर्सन हो तो भी चलेगा और नेचुरल पर्सन हो तो फिर भी चलेगा। ये आपका पहला पॉइंट है। एनफोर्सेबल के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। क्या ये क्लियर है? नंबर दो, lawful consideration. Every agreement shall carry some consideration, that is something in written for both the parties.
एंड सच कंसिडरेशन शैल बी डैश इन नेचर, लॉफुल इन नेचर। आप साथ में इमेज को देखो, यहाँ पे ये कुछ दे रहा है, वहां पे ये कुछ दे रहा है। ये कहना चाह रहा है आपको कि अग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज जो होगी उसे कुछ ना कुछ एक दूसरे को देने का प्रॉमिस करना चाहिए। दोनों, यहां से यहां, यहां से यहां। अगर सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट कहा नहीं जाएगा। मैंने एग्जाम्पल, पापा ने आपसे कहा कि बेटा मैं तुझे तेरे बर्थडे पे आईफोन दूंगा, थैंक यू पापा। अब यहाँ पे पापा ने आपको प्रॉमिस किया है, लेकिन आपने पापा को कोई प्रॉमिस नहीं किया है, यानी इसमें कंसिडरेशन नहीं है। आप शादी में खाना खाने जा रहे हो तो वो आप उसके लिए कुछ पैसे नहीं देते हो कि 200 रुपया एक जन का, ऐसा नहीं होता। तो वहां पे भी हम ये कह सकते हैं, अगर खाना नहीं मिला आपको, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट मान सकते नहीं हो। लेकिन आप 31st पार्टी के वक्त कोई होटल में गए और कहा था, वहां पे कहा गया था कि 1000 रुपया दो, आप पूरा दिन पूरी रात खाना पीना सब फ्री, 1000 रुपया लेने पे, तो 1000 रुपया क्या बन गया? कंसिडरेशन फॉर द पार्टी। फिर आप क्या कर सकते हो कि कंसिडरेशन था। मतलब ये, अगर हमने किसी को डोनेशन की बात की कि अगले मंदिर के भंडारे में मेरा 5000 एक लिख लेना, तो डोनेशन है। और अगर आपने नहीं दिया तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डोनेशन में क्या नहीं होता? कंसिडरेशन नहीं होता। आपने उसको डोनेशन दिया, उसने आपको क्या दिया? आशीर्वाद। नहीं चलता लॉ में। पुण्य नहीं चलता लॉ में। तो समथिंग इन रिटर्न यानी क्या? आपने कुछ दिया और उसने आपको कुछ दिया, ऐसा वादा हो तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, खुशी, नहीं तो बन पाएगा नहीं। तो क्या जरूरी है एनफोर्सेबल बाय लॉ के लिए? समथिंग इन रिटर्न टू बोथ होना जरूरी है। ए टू बी, बी टू ए वादा होना चाहिए। सिर्फ ए टू बी और बी टू ए नहीं है तो वो कंसिडरेशन ही नहीं है। कंसिडरेशन ही नहीं है तो वो प्रॉमिस नहीं निभाएगा, आप कोर्ट में जा सकते नहीं हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। आगे सुनो, वो भी लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल कंसिडरेशन यानी देवयानी ने कहा कि मुझे 10 ग्राम ड्रग्स चाहिए, 2000 रुपये दूंगी, तो सामने वाला 10 ग्राम ड्रग्स देने वाला है, देवयानी 2000 रुपये देने वाली है। कंसिडरेशन तो है। देवयानी क्या देगी? 2000 रुपये। वो क्या देगा? 10 ग्राम ड्रग्स। लेकिन वो 10 ग्राम ड्रग्स नहीं दे पाता है, तो क्या देवयानी केस कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी। अरे बेटा, नहीं कर सकती, वो नमक नहीं है। वो 10 ग्राम ड्रग्स अनलॉफुल है। क्या है? अनलॉफुल कंसिडरेशन है। और जब कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो वापस आप कोर्ट में जा सकते नहीं हो। यानी कंसिडरेशन होना भी चाहिए, वो भी कैसा? लॉफुल। तब जाके ही आप एनफोर्सेबल की एक कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। और तब जाके अगर पार्टी ने लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बाकी नहीं जा सकते। लॉफुल कंसिडरेशन के लिए किसी पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया तो आप कोर्ट में जा सकते हो, बाकी नहीं। अभी क्लियर विद दिस पार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्लियर है? क्लियर है। अब आपको पढ़ने का मौका देता हूं मैं, यहाँ पे आ जाओ, पढ़ लीजिए। एवरी अग्रीमेंट शैल कैरी कंसिडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द parties, and such consideration shall be dash in nature, shall be lawful in nature। कैसा होना चाहिए? समथिंग रिटर्न टू बोथ, दैट टू कैसा? दैट टू कैसा? दैट टू लॉफुल इन नेचर। अरे समझा? कुछ एक कंडीशन फुलफिल किया कि कंसिडरेशन होना चाहिए, वो भी लॉफुल होना चाहिए, तो ये एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा। आगे जाते हैं। इमेज को भेजे में बिठा के रखो, इमेज को भेजे में बिठा के रखो। इमेज को, कौन सा इमेज? समथिंग इन रिटर्न वाला इमेज। देखो ये, पैसा दिया, माल लिया, बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं फ्री कंसेंट पे। क्या आया नया कॉन्सेप्ट? फ्री कंसेंट। अब यहाँ पे दो इंसान के दिमाग को देख रहे हो और दोनों के विचार आगे पीछे हो रहे दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इमेजेस में। हेलो, कैन यू सी दिस?
खाली भेजे में इमेज को ऑब्जर्व करो, इमेज को ऑब्जर्व करो। इस इमेज को देख के स्लो कहना चाहता है कि अग्रीमेंट में जब किसी ने प्रपोजल दिया था, सुनना शब्द को ध्यान से, मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा। अग्रीमेंट में जब किसी ने प्रपोज किया था, उसके मन के विचार जो थे, प्रपोजल के बाद जब ऑफरी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, जब उसे एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करते वक्त उसके मन के विचार कौन से होने चाहिए? जो ऑफरर के मन में थे वो वाले होने चाहिए। मतलब अगर ऑफरर ने कहा था कि मुझे आपको बॉल बॉल पेन बेचना है, उसके हाथ में रेड ब्लू और ग्रीन बॉल पेन थी, खुशी, रेड ब्लू एंड ग्रीन, और रेड बॉल पेन 10 रुपए की, ग्रीन 15 रुपए की और ब्लू पेन 5 रुपए की। सामने खुशी है, मैंने कहा खुशी बेटा आपको पहचे 5 रुपए का पेन ब्लू, फिर रेड और ग्रीन। खुशी को लगा तीनों 5 रुपए की है। खुशी ने कहा हाँ मुझे खरीदनी है सर। मतलब खुशी हाँ बोल रही है, एक्सेप्ट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है एक्सेप्टेंस को, लेकिन खुशी के मन में ग्रीन है 5 रुपए की, मेरे मन में ब्लू है 5 रुपए की। खुशी एक्सेप्ट कर रही है, एक्सेप्ट के बाद प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिस के बाद अग्रीमेंट बन गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, जब मैंने ब्लू पेन उठा के दी, तब वो कहती है सर मैंने तो ग्रीन मांगी थी। तो मैंने कहा मैंने तो ब्लू 5 की बोली थी, ग्रीन तो 15 की है। अरे सर ये क्या बात हुई? अरे ये बात नहीं, यही तो मेरे मन में था। सर, मेरे मन में तो वो नहीं था। अब लॉ कहता है अब हम केस कर देंगे कोर्ट में जाके, और कोर्ट को ये समझाएंगे मेरे मन में ये था, तेरे मन में वो था। कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के पास कोई रास्ता ही, कोर्ट बोलता है जब तक आपके मन के विचार एक नहीं होते तब तक कंसेंट नहीं बनता, और जब तक कंसेंट नहीं बनता कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, और कॉन्ट्रैक्ट ना बनने तक आप यहाँ पे आ भी नहीं सकते। तुमको समझ में आ गया होगा, लॉ कोई मजाक नहीं है कि आपने बाय हार्ट किया और गेम खत्म। अब कंसेंट का मीनिंग समझा क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स। कंसेंट का शुद्ध मीनिंग क्या है? मीटिंग ऑफ, दिल मिले या ना मिले, क्या मिलना चाहिए? दिमाग। मैंने जो बोला तूने वो सुना, तूने जो कहा मैंने वो सुना, वो भी सेम इंटेंट से, सेम दिमाग से, तब कंसेंट है। अगर वो कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। हेलो। मैं आपको कंसेंट का एक और मीनिंग देने की कोशिश करता हूँ। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग व्हाट आई कैन यूज फॉर द सेम। मैंने आपको भी कुछ पूछा, आपने बोला मैंने आपको पूछा समझा रोहित? रोहित समझा? भाई रोहित गुल हो गया। रोहित समझा? अब जब रोहित हाँ बोल रहा है ना, खुशी, तनिष्क, नंदिनी, जब वो हाँ बोल रहा है ना, तब वो हाँ तो बोल रहा है, बट अगर क्या वो वही सोच रहा है जो मैंने बोला, वो मुझे नहीं पता। जब आपको आपके टीचर पढ़ाते हो, आपका ध्यान भटक जाता है, तब टीचर के सामने आप देखते हो हाँ हाँ करते हो, तब शायद टीचर को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। शायद आप उसे लगता है कि आपने वही समझा है जो हमने समझाया है, लेकिन वो तो आपको ही पता कि आपने क्या समझा है। अगर आपको टीचर पूछे देवयानी बताओ मैंने क्या बोला, और तब आप वही बोलो जो मैंने बोला था, तो कंसेंट है। तब तक वो कंसेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस जो बने हैं विदाउट कंसेंट, एक्सेप्टेंस को जो बने विदाउट कंसेंट, वो एक्सेप्टेंस है ही नहीं। कंसेंट के बिना दी हुई एक्सेप्टेंस क्या मानी नहीं जाएगी? एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें आपके विचार मेरे विचार से मर्ज ही नहीं हो रहे। मैं आई शुड टेक वन एग्जांपल नकुल इन लास्ट बैच, कि अगर मैं एग्जांपल नकुल को कंटिन्यू करूं यहाँ पे, नकुल एक लड़की लेने जाता है शादी के लिए। नकुल एक लड़की देखने जाता है अरेंज मैरिज करने के लिए, सीए बनने के बाद। जिस जगह जाता है वहां पे उसे अभी तक लड़की को देखा नहीं था। लड़की वाले घर पे जाता है, वहां पे लड़की के पापा, लड़की की मदर बैठी है,
यहाँ पे नकुल, नकुल के पापा, नकुल की मम्मा और उसकी बहन बैठी है। कुछ देर तक लड़की बाहर नहीं आती, देवयानी नहीं आती बाहर। फिर समोसा लेके आती है, लेकिन समोसे के साथ एक कप, एक लड़की और बाहर आती है जिसके पास कॉफी और चाय थी। दो लड़की तैयार होके बाहर आती है। अब दोनों आके बैठ जाती है। फिर बातें शुरू होती है दोनों के बीच में। कभी कॉफी वाली कुछ बोलती है, कभी समोसे वाली कुछ बोलती है। और एक्चुअली तो देवयानी लड़की जिसको वो देखने आया था वो समोसे वाली लड़की थी, जिसके पास समोसे थे। लेकिन भाई को तो कौन पसंद आ जाती है? चाय वाली। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं देखने इसके आया था। दोनों बातें करी, दोनों फॉर्म में। और जो दूसरी वाली वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो उतनी ही तैयार होती है जितनी वो लड़की खुद तैयार होती है। दोनों सच धज के बैठी है। अब नकुल अपने घर वापस चला जाता है मम्मी पापा के साथ, और यहाँ पे लड़की वाले भी बातें करते हैं। तब माँ बाप ने किसको पूछा? चाय वाली से, समोसे वाली से? लड़की वालों के माँ बाप किसको पूछा होगा? समोसे वाली से, कि भाई तुझे बेटा पसंद, लड़का पसंद आया या नहीं? तो लड़की हाँ कहती है। यहाँ पे नकुल को पूछा गया उसके माँ बाप ने कि तुझे लड़की पसंद आई या नहीं? नकुल भी हाँ कहता है। लेकिन जब नकुल हाँ कहता है तब उसके मन में कौन सी है? चाय वाली। और जब लड़की ने हाँ कही उसके मन में, वो लड़की जो हाँ कह रही वो कौन सी है? समोसे वाली। अब हाँ तो दोनों ने बोल दी, माँ बाप ने हमारी हाँ है, हमारी हाँ है। ये हाँ होते होते सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? अग्रीमेंट है लेकिन कंसेंट नहीं है। क्या कहते हैं उसे खुशी, हम लोग? अग्रीमेंट है लेकिन कंसेंट नहीं है। और जिस अग्रीमेंट में कंसेंट ना हो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? अगले मीटिंग में जब नकुल गया तो कौन आई? समोसे वाली या चाय वाली? समोसे। अरे भाई ये थोड़ी मैंने कहा था, मैंने तो समोसे वाले चाय वाली के लिए कहा था। खेल खत्म हो जाता। नकुल को तो खुश हो रहा है, नकुल के दो दो ऑप्शंस आ गए, नकुल खुश हो रहा है रखकर। बस ये बन जा बराबर। अभी सुनो आगे। यहाँ पे है ना, यहाँ पे, यहाँ पे ना, इतना मैंने पढ़ाया। लक्षिता, ये मैंने पढ़ाया कि कंसेंट मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स। उसके आगे एक और शब्द लिखा गया है। अब आगे के बात को ध्यान से सोचना। अगर कंसेंट है, सुनना ध्यान से, बाउंसर जाएगा, बाउंसर जाएगा। सुबह सुबह बाउंसर जाएगा। भगवान को बोलो, भगवान अक्ल चलाने का मौका दो, ठीक है, शक्ति लो। चाय कॉफी पीना है तो पीने की शुरुआत करो। मम्मी पापा चाय कॉफी दिया या नहीं दिया तुम लोगों को? नहीं दिया? दिया मम्मी पापा ने चाय कॉफी? दिया, सबको मिला। तो मुझे बोला, मैं कंप्लेन करूंगा, ठीक है? ठीक है, बहुत पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? सुनना, सुनना ध्यान से। वैसे रतलाम में लोग जल्दी सो जाते हैं, ऐसा सच है? ये झूठ? झूठ। बदमाश बच्चे बोलेंगे सर झूठ है। हम तो 12-1 बजे सोते हैं ना। वो बदमाश बच्चे प्राउडली हाँ बोलते हैं, हाँ। सुनो, सुनो। कंसेंट का मीनिंग समझा हो तो फ्री कंसेंट का मीनिंग समझा रहा हो। किसका? फ्री कंसेंट का। यानी आपने आपकी मर्जी से हाँ बोला हो तो फ्री कंसेंट। किसी के दबाव में आके हाँ बोला हो तो कंसेंट है लेकिन फ्री नहीं है। एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। नकुल अगली बार किसी और लड़की को लिखने गया, खुशी कोई और लड़की, वो वाला टॉपिक खत्म हो गया, नहीं समझ, समोसे वाली भी नहीं और चाय वाली। समोसे वाली ने हाँ बोला, इसको पसंद नहीं थी। चाय वाली ने खुद मना कर दिया तो बात खत्म हो गई। तो भाई वापस आ गया। अब अगली बार किसी और को लिखने जाता है।
और वहां पे सिर्फ तीन ही लोग बैठे थे, मम्मी पापा और लड़की। बेस्ट फ्रेंड आई नहीं थी, तो ऑप्शन कंफ्यूजन कुछ था ही नहीं। अब नकुल को तो लड़की पसंद आ गई। नकुल ने घर पे आके बोल दिया कि मुझे लड़की पसंद है। बात ध्यान से सुनना। अब जब लड़की के पापा ने लड़की से पूछा कि बेटा क्या नकुल पसंद आया, लड़की दौड़ के अपने रूम में चली जाती है, दौड़ के भाग भाग के अपने बेडरूम में जाके दरवाजा बंद करके बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे पापा मम्मी को भेजते हैं, अच्छा तो देख क्या हुआ, शर्मा गई या कोई लफड़ा है। शर्माने वाली तो जमाना गया। और लड़की मम्मी जाके जाती है उस रूम में। लड़की रोती है। मम्मी पूछती क्या बात है, क्यों रो रही है, या घर छोड़ के जाना नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मम्मी, पंगा सिर्फ ये है कि मुझे किसी और से प्यार है। कौन? तो बेटी ने खिड़की खोली बेडरूम की। खिड़की खोलने के बाद सामने के मार्केट में एक भेलपुरी वाला गुप्ता जी बैठे थे। उसका बेटा था जो सेवपुरी भेलपुरी बनाता था। बोलती इसकी भेलपुरी खा के बड़ी हुई हो, और मुझे शादी भी इसी लड़के से करनी है। मम्मी एकदम टेंशन में आ जाती है कि ये मेरी बेटी सीए है, लड़का भी सीए है, और इसको शादी किसके साथ करनी है? अच्छा बिजनेस है, अच्छा भी, लेकिन हमें गुप्ता जी से शादी नहीं करनी चाहिए। ये बेटी मानने को तैयार नहीं है। तब मम्मी कहती है कोई बात नहीं बेटा, पापा को बोल दे कि तुझे गुप्ता जी का बेटा पसंद है, भेलपुरी फ्री में मिलेगी लाइफ टाइम। पापा को 2 अटैक आ चुके हैं, और तूने ऐसा कहा, तीसरा अटैक तो आने से रहा, 100% आएगा। पापा कल रहेंगे ही नहीं, तुझे जो करना है कर, फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। और मम्मी ने दरवाजा बंद करके मम्मी चली गई। पूरी रात लड़की सोचती है क्या करूं, मम्मी को पापा को बचाओ या गुप्ता जी के बेटे से शादी करो। सोचते सोचते सुबह लड़की सोच लेती है कि कुछ भी हो जाए मम्मा को मार तो नहीं सकती। तो ऐसा सोच के लड़की नकुल से शादी करने के लिए हाँ कह देती। यहाँ पे कंसेंट है। लड़की को पता है वो शादी किससे कर रही है, उसको पता है किससे कर रही है, लेकिन वो अपनी मर्जी से हाँ नहीं कहती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कंसेंट है, लेकिन फ्री नहीं। कानून कहता है कंसेंट भी होना चाहिए और फ्री भी होना चाहिए, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी। हेलो। मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया क्योंकि आगे मैं इसको और बढ़ाने वाला हूँ, अभी के लिए सिर्फ मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझा रहा हूँ। आपको पता है हमने क्या नहीं किया? अभी तक हमने टॉपिक शुरू ही नहीं किया। अभी तो मैं आपको सिर्फ एक शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूँ 2 दिन से, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। अभी हमने क्या सीखा? कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होने चाहिए। 2 पार्टीज जो होने चाहिए उनका कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, उनके बीच में कंसेंट होना चाहिए, और वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। इतना बड़ा अपन है। हेलो। कंसेंट यानी दोनों का दिमाग एक, फ्री कंसेंट यानी किसी के दबाव के बिना, किसी के दबाव के बिना। कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, और वो भी कानूनी तौर पे सही हो, वो कुछ इलीगल ड्रग्स व्रग्स नहीं। बराबर? बराबर? क्या अभी तक का पार्ट समझा? रिएक्शन दो चलो फटाफट, सुबह सुबह तो रिएक्शन दो, चलिए रिएक्शन दो फटाफट। परिधि, आई एम परिधि, विश्वास। विश्वास तू ट्रैवल कर रहा है, क्या कर रहा है विश्वास? कैसे पहुंच गया तू विश्वास? हाँ सर। किधर है? मैं घर पे ही हूँ सर। नहीं जाने वाला डिप्स? सर ऑनलाइन लूंगा। मजे आ गया तेरे को, आज जाना ही नहीं है, संडे आराम। वीडियो हाँ ऑन सर कर। सर वीडियो ऑन नहीं कर सकता, थोड़ा सा अभी अपने उठा। लेक्चर के अंदर सुबह लेक्चर में अगर वीडियो ऑन नहीं किया तो मैं वेटिंग रूम में बिठाऊंगा आपको। मैं आपको सच बोलता हूँ, आपके सक्सेस का राज आपकी ट्रांसपेरेंसी में है।
आपके सक्सेस का राज आपकी ट्रांसपेरेंसी में, आपकी अकाउंटेबिलिटी में है। वो समझता है मैं क्या बोलता है? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन कम अप ओनली व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, whereby you'll be more alert, more responsible, more matured in learning. या तो क्या होगा, नाश्ता आएगा, फोन आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, दोस्त है तू किधर है, क्यों दिख नहीं रहा है मेरे, अच्छा तू इधर है, अच्छा रुक रुक मैं तुझे, ये समाज सेवा भी होती है। वो दिख नहीं रहा है, हार्दिक को मैसेज किया है, व्हाट्सएप किया, ये वो चलते रहता है। आपका लेंस से हाथ हिलेगा ना, फिर भी मुझे देखेगा कि देवयानी का या अभिजीत का या रोहित का या तरुण का अगर नजर लेफ्ट साइड में जाएगा तो फिर भी समझ आएगा। बाजू वाला बुला रहा है, मम्मी बुला रही है, नाश्ता दे रही है, कॉफी दे रही है, हर चीज क्लैरिफाई हो। इसे हम ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। मत करना मस्ती, मत करना मस्ती। सीए कोर्स है ना, सीए कोर्स बहुत हंसा भी सकता है और बहुत रुला भी सकता है। डेंजर। आप आग से खेल रहे हो, मस्ती मत करना। चलिए, अगला पड़ाव आता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रा। इसीलिए आपको इमेज दिया गया था जहां पे आप दोनों का दिमाग एक विचार करता है, वो समझ सको। समझा ये इमेज को? अब अगला इमेज आपको दिख रहा है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता यानी कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एक बंदा दिख रहा है जो दारू पी के नाच रहा है, बराबर, हार्दिक, हार्दिक पांड्या की तरह। अब अब यहाँ पे लिखा गया है कि जो दो पार्टीज एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं वो पार्टीज कैसे होने चाहिए। तो ये कहता है वो पार्टीज माइनर नहीं होने चाहिए, अनसाउंड यानी वो लोग दारू बारू पिए, डिप्रेशन में हो, दिमाग सही ना हो, वैसे नहीं होने चाहिए, और जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई बाय लॉ किया वैसे नहीं होने चाहिए। यानी कौन से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? एक, माइनर, जो आप लोग हो सकते हो। नंबर दो, अनसाउंड यानी पागल या ड्रंकेड। और तीसरा, जिसको कानूनी तौर पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, जैसे इंसॉल्वेंट। ये तीन प्रकार के लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं या नहीं? नहीं। मतलब कौन हो सकते हैं? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो सकता है। ये आपका नेक्स्ट पड़ाव था। क्या समझा? आपको सबसे इजीएस्ट था दारू का, और इमेज आपको याद रहेगा। मैंने से बोलता है सर, ये वाला याद रहेगा। ये देख लो, एक बार पढ़ लो। चलो तरुण जैन, आराम से पढ़, अंदर मत आ जा, पीसी पे अंदर मत आ जा, फोन पे। फोन पे पढ़ रहा है ना, फोन से पढ़ रहा है ना बेटा? यस सर। एक फोन को रोटेट कर दे। हम्म। और आराम से रोटेट करने के बाद एक स्टैंड ले ले और जूम कर ले, जूम कर ले, तो आराम से देख पाएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक तक आपको पढ़ लिया आपने ये? ठीक है। अभी ट्राई कि नेक्स्ट संडे के पहले आपके हाथ में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नया बुक होगा, फुली कलर्ड बुक। ठीक है, उसके बाद से आपकी पढ़ाई थोड़ी और रैपिडली फास्ट हो जाएगी। मुझे भेजने को 2 दिन लगता है और मैं प्रिंट दूंगा वेनेसडे के आसपास आपका। तो आप समझ लेना कि भाई संडे, होपफुली संडे तक आपको एक अच्छा बुक मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग ने बुक लिया हुआ है, आप सर को बोलना सर ने बोला है अपडेटेड बुक चाहिए, तो आप लोग भी नया बुक लेना। ठीक है, और अगर आपने कुछ रेफर किया हो, बहुत ज्यादा पढ़ लिया तो फिर छोड़ देना। अभी हंसने हंसी आएगी सबको, अरे सर क्या मजाक कर रहे हैं। आपका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। यानी हम धंधा कर रहे हैं, लेकिन हमारा धंधा का बिजनेस ऑब्जेक्ट क्या है? किडनैपिंग, स्मगलिंग, किलिंग, रॉबरिंग, हाथ पैर तोड़ना, मारना, मर्डर करना। मिर्जापुर चला रहे, मिर्जापुर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट अगर आपके हो जाए जहाँ पे पार्टनरशिप बनाया है, एलएलपी बनाया है, लेकिन धंधा क्या? गन बेचना, मर्डर करना,
बॉम्ब फोड़ना, हाथ पैर तोड़ना, ये कोई धंधा हुआ? तो अगर ऐसा कोई बिजनेस लेके चल रहे हो और फिर पार्टनरशिप में तनिष्क उपाध्याय निखिल जैन पार्टनर है, तनिष्क ने पैसा उठाया और पार्टनरशिप में निखिल को देता नहीं है, तो निखिल जाता है कोर्ट में, सर एलएलपी में मैं पार्टनर है 50%, बट उसने 2 मर्डर किए, 2 लाख रुपए मिले, मुझे 1 लाख रुपए देता नहीं है। पार्टनरशिप रेशो 50-50 बराबर, एलएलपी बराबर, लेकिन धंधे का ऑब्जेक्टिव नॉट बराबर। तो अगर ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, नियत में खोट, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, नियत में खोट, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल। तो ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसको हम थोड़े साल, थोड़े महीने बाद, मतलब थोड़े चैप्टर्स के बाद पढ़ेंगे इस चीज को, आप अभी नहीं समझ पाओगे। ये वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए फटाफट, पॉइंट नंबर 5, 7 और 8, फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट को हम फिनिश कर देंगे, आप डिस्क पे आराम से जा पाओगे, डोंट वरी। आशीष सर को बोला सर याद करते थे। आई होप आपने पढ़ा होगा। उसके बाद लक्षिता, ये वाला पॉइंट में, ये वाला पॉइंट होल्ड पे रखना हूं, आपको अभी नहीं समझेगा फिलहाल के लिए। अगला पॉइंट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस यानी क्या, कि आपका वादा, आप आपका वादा, आपका प्रॉमिस इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। आशीष सर ने कहा बच्चों को, जो बच्चा 101 मार्क लेके आएगा लॉ में, उसे आईफोन 15 प्रो मैक्स दिया जाएगा। अब 101 कौन ला पाएगा? सर कुछ ऐसा बोलो जो पॉसिबल हो। एक बार 100 पॉसिबल, 101 कैसे आएंगे? तो ऐसा प्रॉमिस जिसमें होना असंभव है। A agrees to pay B 1 lakh rupees when two parallel line meets। आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स आता है तो समझ में आता होगा, ज्योमेट्री पे पैरेलल लाइंस मीट हो सकती, शाबाश, रैंक लाओगे। अब पैरेलल लाइंस मीट नहीं होना, और ऐसा प्रॉमिस जहाँ पे मीट होने पे पैसा मिले, पैरेलल लाइन तो ऐसी जो मीट ना हो, और मीट हो तो पैरेलल नहीं, तो ये अग्रीमेंट इम्पॉसिबल है। तरुण जय ने कहा मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, शादी कर ले मुझसे। लड़की शादी के लिए हाँ कह देती है, फिर लड़की क्या मांगती है, चांद और तारे। ला सकता तरुण जय? तो ऐसे प्रोमिस जिसका होना असंभव है, इम्पॉसिबल है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे कैसे? इन्हें खिला बीसी के भाई, तेरा भाई मर चुका है, मुझे 10 लाख रुपए दे, तेरे भाई को जिंदा कर दूं। 10 लाख रुपए दे दे, भाई जिंदा नहीं हुआ, क्या कोर्ट में केस कर सकते हो? किस बात का केस? मरे हुए को जिंदा करेगा केस? नहीं हो सकता। और ये क्या समझा? समझा? पढ़ लो ये पॉसिबिलिटी। देखो यहाँ पे ये वाला इमेज है, यहाँ से ऐसा जा रहा है, रास्ता है, ये वाला पढ़ना, ये वाला मत पढ़ लेना, सुबह सुबह सो रहे हो तो। यहाँ पे एग्जांपल देखना साथ में। क्या आपको समझ में आया? समझ, एग्जाम्पल समझा? ये सभी एग्जाम्पल्स आपको काम में आएंगे। अब ये वाला पॉइंट जो आपको कल पढ़ा दिया था, राइट,
इंडियन सोशल नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। उसके दो एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल 1 2 ये दोनों पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन समझ के चलिए। उसके बाद मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। फटाफट पहले पढ़ लीजिए एग्जाम्पल 2। वो पढ़ लिया होगा आप लोगों ने एग्जाम्पल दोनों। अब ये वाला पार्ट को ध्यान से पढ़िए, मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं, आपको खुद समझ आ जाएगा। आपके अग्रीमेंट का मीनिंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, इनडेफिनिट नहीं होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। द अग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन एंड नॉट वेग। अब एग्जाम्पल को देखेंगे तो इन्होंने सेल किया था ऑयल, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन सा ऑयल बेच रहा था, वो लिखा नहीं गया था। कौन सा ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कौन राइस ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, कौन सा ऑयल। तो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग क्लियर नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर ना होने का मतलब क्या है, कि क्लियर ना होने का मतलब है कि आपका अग्रीमेंट में हर चीज साफ साफ लिखी होनी चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, सब कुछ। ये अग्री टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, इस केस में कितना चाहिए वो लिखा था, किसको चाहिए लिखा था, लेकिन कौन सा चाहिए वो लिखा नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन पाया नहीं, क्योंकि इसका मीनिंग क्या था, अनसर्टन था। कौन सा था, अनसर्टन था, अनक्लियर था, डेफिनेट नहीं था, वेग था, कंफ्यूजिंग था। हेलो, अगर आप कहीं जाओगे और पूछो कि भैया एक आइसक्रीम लेना, वो क्या बोलेगा आपको, कौन सा आइसक्रीम, कितना चाहिए, कोन में चाहिए या कप में चाहिए, वो कितना स्कूप चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, बोलेगा ना। अगर आप ये बोलते तो कि भैया एक मैंगो आइसक्रीम देना 1 स्कूप विथ कोन, तो वो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि आपका ऑफर क्लियर था, सर्टन था, डेफिनेट था, वेग नहीं था। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपका ऑफर कैसा होना चाहिए, क्लियर, डेफिनेट एंड नॉट वेग, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो बन पाएगा नहीं। समझे क्या। ये वाला पार्ट के एग्जांपल दोनों पढ़ लीजिए, दोनों एग्जांपल पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 9 के आप क्या करते हो? अभी का सबसे महंगा। आप क्या करते बच्चों पढ़ा। पॉइंट नंबर 9 हो चुका है।
पॉइंट नंबर 10 को पढ़ने से पहले लास्ट पार्ट फटाफट से, पॉइंट नंबर 10 लास्ट पार्ट। सर पॉइंट नंबर 10 कहता है कि क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, हाँ या ना? वैसे देखा जाए तो पॉइंट नंबर 10 जो है ना, वो चैप्टर नंबर 2 का कंटिन्यूटी शुरू होता है पॉइंट नंबर 10 से। तो मैं खाली ग्लिम्स दे देता हूँ फिलहाल। मैं चैप्टर नंबर 2, जब हम यूनिट नंबर 2 करेंगे तब इसको कंटिन्यू करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे जिन्होंने पढ़ा उनका आइडिया है। अब यहाँ पे सिर्फ ये लिखा गया है कुछ कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है रोहित जो राइटिंग में ही होने चाहिए, तब जाके ही वो एनफोर्सेबल होंगे। कुछ 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 मतलब, नंबर 1, घर खरीदना है तो घर ओरली नहीं खरीद सकते, ए घर दे दे, ये पैसा ले ले, ऐसा नहीं होता। घर खरीदने के राइटिंग अग्रीमेंट चाहिए, राइटिंग अग्रीमेंट चाहिए। अग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रतलाम वाले तो बहुत जानते हैं इस चीज को, रजिस्टर करना है, स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, राइट। तो कहने का मतलब है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एक कानून है जिसका नाम है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और वो कानून कहता है लक्षिता कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तब जाके एनफोर्सेबल मानेंगे जब वो राइटिंग में होगा, रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। नंबर 2, शादी। शादी का आप कुछ भी भाग भाग के शादी कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिटन प्रूफ चाहिए आपको उसका। कहने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन जो जो चीज है कानून ने बोली है कि राइटिंग में ही चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, वो सिर्फ राइटिंग में चलेगा। बाकी चीजें कैसे हो सकती है, ओरल भी और रिटर्न भी हो सकती है। पानी पूरी खाना भी कॉन्ट्रैक्ट है, 20 रुपया दिया पानी पूरी लिया। रतलामी सेव लेना भी कॉन्ट्रैक्ट है, मिठाई लेना भी कॉन्ट्रैक्ट है, ओरली भी चलेगा। और डिप्स में फीस भरी होगी, शायद कैश में भरी होगी, वो भी चलेगा। ओरली बोल दिया फिर भी चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना कंपलसरी है बाय लॉ, जो लिखे गए लॉ ने, वही उसी का राइटिंग होना जरूरी है, नहीं तो वो एनफोर्सेबल होगा नहीं। इसको समराइज करें तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करने पे अग्रीमेंट बनता है। वो अग्रीमेंट सोशल या लीगल हो सकता है। अगर वो अग्रीमेंट सोशल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अगर वो अग्रीमेंट लीगल है तो अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। एनफोर्सेबल बाय लॉ यानी क्या, जहां पे आपको राइट है कि वो कोर्ट में आप एक्शन ले सको जब पार्टी परफॉर्म ना कर पाए। वो कब होगा एनफोर्सेबल बाय लॉ, दो पार्टीज का होना जरूरी है, कंसिडरेशन जरूरी है, लॉफुल जरूरी है, कंसेंट जरूरी है, फ्री जरूरी है, फ्री कंसेंट। फिर कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अग्रीमेंट का मीनिंग सर्टन होना चाहिए, सर्टन सर्टन बाय लॉ, क्लियर एम्बिगियस नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली अगर लॉ कहता है इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए, वो पॉसिबल टू हैपन होना चाहिए। जब ये सारी चीजें होगी अवेलेबल, तब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बनेगा और तब एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जय श्री राम, जय जितेंद्र एंड जय श्री कृष्ण। आप जाओ, आपके अकाउंट्स कौन सा लेक्चर है अभी आपको? मैथ्स। मैथ्स का था। काउंट 9 बजे मैथ्स है ना, फिर अकाउंट्स है ना, क्या अकाउंट्स है? मैथ्स कैंसिल कर दिया आज। क्या बात है, तो अभी आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? सर 9:30 जाना है। 9:30 की क्लास है। ओके, तो टाइम है ना आपके पास 2 मिनट ज्यादा। सारे लोग बोलते क्यों नहीं हो, नाश्ता करना है सर, तैयार वैयार होके जाना, संडे को कोई मिलेगा हमको रोहित तो सर ऐसा तैयार होके जाएंगे, ऐसा है रोहित? अब एक केस, अभी 2 मिनट है तो एक केस पढ़ लोगे फटाफट, मैंने आपको कल पढ़ाया था ना। देखो ना लक्षिता यहाँ पे, हर केस देखो, यहाँ पे देखो हस्बैंड एंड वाइफ का फोटो दिख रहा है आपको, हस्बैंड वाइफ झगड़ा झगड़ी, तीरा ये आई बोरी बिजली गिरी, और यहाँ पे दिल टूटा और केस हुआ। सब है केस में, समझा क्या? हस्बैंड वाइफ, दिल टूटा, केस हुआ, हेलो। और ये दिल टूटने के केस को बाल्फर वर्सेस बाल्फर का नाम देते हैं। इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद डिप जाइए। आप क्या करते हैं? आप 100 करोड़ का ना एचडीएफसी बैंक खरीद, आप ना इतना सा नहीं ला पाओगे एचडीएफसी, इतना सा नहीं ला पाओगे।
मतलब आपने 100 करोड़ देना, उसमें 1 पॉइंट देना पड़ता, वो एडजस्ट हो जाएगा वही 100 करोड़ से। तो ऑपरेटर यहाँ पर क्या 100 करोड़ वाला ऑपरेटर हो सकता है? आप 1000 करोड़ एक बार वॉल्यूम देखना है, 1000 करोड़ से भी कुछ खास नहीं है। आप 100 करोड़ का ना एचडीएफसी बैंक खरीद, सर हम्म सर आपने जो 10 पॉइंट बताया उसमें सर वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा क्या सर? आपस में जोर से थोड़ा। जो आपने लास्ट पॉइंट बताया सर उसके लिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा क्या उसमें? मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया उसके अंदर आगे क्या बोला? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी वो भी ऐसा ही होता है ना सर, कि रेटिंग राइटिंग में चाहिए ऐसा स्पेसिफिक होता है सर वो भी? डेफिनेटली यस। प्रैक्टिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या लगता है, एक फॉर्म सबमिट करना होता है राइटिंग वाला। बैंकिंग हो गया, बैंक का खाता खोलना है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब भी कैसे होते हैं, ओरल या राइटिंग में? राइटिंग में। राइटिंग में सर। तो वो चीजें बाय प्रोटोकॉल राइटिंग में होती है। लॉ ने कंपल्सन बोला नहीं है उसको, लेकिन वो कंपनीज जो होती है वो चाहती है वो राइटिंग में हो। लेकिन मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी है वो लॉ चाहता है वो राइटिंग में हो। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा वो कंपल्शन है, वो इसमें लॉ चाहता कंपल्सन है। है, ये प्रोटोकॉल है। कंपल्शन और प्रोटोकॉल में एक शब्द का डिफरेंस समझ में आता है। कंपल्शन यानी क्या, कि वो करना ही करना है। प्रोटोकॉल यानी क्या, हम ऐसा करते हैं। मतलब नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा मतलब लेकिन उस हाँ, पे नहीं साइड। भी करे भी चलेगा, लेकिन कंपनीज है, बड़ी लेवल की कंपनीज है, वो चाहती है हर चीज किसमें हो, रिटर्न में सर। तो वो प्रोटोकॉल बन गया। समझा? थैंक यू सर। और जो लॉ के हिसाब से हो वो फिर वो रूल है, वो रेगुलेशन है जो फॉलो करना ही। अब अग्रीमेंट, आप घर खरीदने पे आप कुछ भी कर लो, ओरल नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो। वो प्रोटोकॉल नहीं, वो रूल है, लॉ है वो। ओके एनफोर्सेबल ही सर। नहीं होगा जब तक आप क्या करोगे, उसे राइटिंग में रजिस्टर नहीं करोगे, तब तक एनफोर्सेबल नहीं, कोई काम का ही नहीं। आपको पता होगा घर खरीदने का सबसे पहले पापा क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन में उसका नाम लिखवाने की बातें करते हैं कि भाई नाम हो जाए, ड्यूटी भर दे तो बात खत्म, फिर टेंशन नहीं है। तब तक टेंशन चलता है कि कोई और खरीद लेगा तो। क्यों? क्योंकि पता है, ये समझ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है निखिल, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। लॉ की जानकारी ना होने से आप लॉ से बच नहीं सकते। जानकारी हो या ना हो, लॉ आप पे अप्लीकेबल 100% होता है, दिन रात सुबह शाम। नहीं देखते हम बहुत बार, कोई ड्राइव कर रहा है, बड़ा बहुत बड़े एमएलए का लड़का मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ड्राइव करता है, जिंदगी मस्त जी रहा है, अचानक किसी को ठोक देता है और अपनी लाइफ को भी ठोक देता है। 2 दिन के बाद जेल में होता है, अंडरग्राउंड हो जाता है। पापा निकल जाते हैं एमएलए की कुर्सी से, वो जेल में, गर्लफ्रेंड छूट गई, पैसा गया, सीट गई, इतना पैसा, इतना फेम, इतना गाड़ी बंगला सब, और एक दिन में सब। लॉ सबके लिए है। आप लॉ को मिसयूज करोगे तो खत्म। यू नीड टू बी वेरी। अभी अरविंद केजरीवाल को देखो, सीएम होने के बाद भी कहाँ पे है, सीएम है लेकिन जेल में है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस है कि लॉ के ऊपर, देखो लॉ और कर्मा किसी को नहीं छोड़ते हैं। धर्म की दृष्टि से कर्मा, और लॉ की और संस्था की दृष्टि से कर्मा, लॉ, दोनों को फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉलो ना करो फिर भी लाइबिलिटी आएगी। एज अ पर्सन, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं अभी, लास्ट